अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम स्टैट 406 या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट लेक्चर्स, इसमें आपके क्विज और शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो क्लियर करवाया जा रहा है और एग्जांपल्स जो हैं अगर आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे तो इसके लिए मैं आप सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। एग्जांपल नंबर 7 जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में अनबाइस्ड एस्टिमेटर का पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व होगी। इसका नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर्स हैं टॉपिक है वो देखते हैं। हमने इसमें कंसिस्टेंसी को डिस्कस करना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी है क्या। ये स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में इकट्ठी हो जाए यानी होल्ड हो, या हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ होल्ड की हों या स्ट्रॉन्गली, ठीक है, उसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इसको ज़रा हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। An estimator theta hat is said to be consistent estimator of the parameter theta if for any arbitrary small positive quantity e। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको याद करना है, क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, p हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पैरामीटर, थीटा हैट माइनस थीटा लेस देन या इक्वल है e के, और ये हमारे पास सारी इक्वेशन जो है वो इक्वल 1 के हो सकती है। उसने कहा कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एस्टिमेटर जो है वो थीटा हैट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है अगर प्रोबेबिलिटी थीटा जो है वो ज़ीरो के, थीटा हैट जो है वो थीटा के क्लोज हो। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है थीटा हैट थीटा के क्लोज होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर एक दूसरे के क्लोज हो या होल्ड किए हों उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो उसने यहाँ पे वही बात की है, अप्रोचेस यूनिटी विद एन इंक्रीज इन दी सैम्पल साइज। ये भी नोट किया गया है कि जो कंसिस्टेंसी होती है कि लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी होती है। दूसरे पॉइंट में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है ये अनबाइस्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। लाजमी नहीं है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अनबाइस्ड हो, ये बाइस्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें कहा है कि कंसिस्टेंसी, ये हमने जो है वो चीज़ें कुछ पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो एक लेक्चर सीक्वेंस के साथ लिया करें क्योंकि हर लेक्चर का पिछले लेक्चर के साथ लिंक होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो आप जो है पहले उसको लें, उसके बाद इसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कि मैंने बोल भी रही हूँ ये हमने सारी फर्स्ट लेक्चर में सीखे हैं, पढ़ा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें इसने कहा कि सैम्पल मीन जो कि हमें मीन का फार्मूला है, स्टार्ट से हम पढ़ते आए हैं कि हमारे पास समीशन x ओवर n होता है मीन का फार्मूला। ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है ऑफ म्यू का, ठीक है। मैंने पीछे आपको बताया था कि ये जो म्यू है ये हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द मीन, यानी मीन जो है वो इसको म्यू से रिप्रेजेंट हम करते हैं अनबाइस्ड एस्टिमेटर में, ठीक है। वैसे हमारे पास x बार सैम्पल मीन में x बार होता है, लेकिन जो हमारे पास आ जाता है अनबाइस्ड एस्टिमेटर उसमें हम मीन को रिप्रेजेंट म्यू में करते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है, द सैम्पल प्रोपोर्शन p हैट इज आल्सो अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर। p हैट जो है रिप्रेजेंट करता है पैरामीटर पॉपुलेशन, ये वाला p जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, डेट हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट उसने बात की है जो मीडियन है हमारे पास, ये मेन टॉपिक पॉइंट है, इसको आप याद कर लें क्योंकि ये क्विज में आ जाता है कि मीडियन जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर म्यू का नहीं है। व्हेन द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन जो है वो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। मीडियन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर म्यू का नहीं है, तो ये जो है आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है द सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस का फार्मूला है, ये हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्केयर ओवर एन, ठीक है। एस का स्केयर ये सैम्पल वेरिएंस है। अगर हम इसको जो है एस के स्केयर को कट करना चाहें तो हम स्केयर रूट लेंगे, तो आप स्केयर रूट दोनों तरफ लेंगे तो इसका जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और फिर आ जाएगा ये स्केयर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्केयर ओवर एन। नेक्स्ट उसने कहा थ्रो बाइस्ड एस्टिमेटर के जरिए, बट इट इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केयर, ठीक है। वही बात उसने की है जो कि आपको ऊपर मैंने बता दी है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर
कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरिएंस थीटा अप्रोचेस कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है। ये हमने अभी इसको डिस्कस किया था यहाँ पे, दैट थीटा इज़ वेरी क्लोज टू थीटा हैट इज़ टू वेरी क्लोज टू थीटा। यहाँ पे उसने इस इक्वेशंस को जो है वो अकॉर्डिंगली बताया था। लेकिन ये वाला एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि हमारे पास जो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो ये वाली इक्वेशन आपने अपने माइंड में रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, कि वेरिएंस थीटा हैट जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को और एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। हमने जो है वो प्रूव करना है। हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं, हमने इन कंडीशंस को प्रूव करना है। फर्स्ट हमारे पास है अ सैम्पल मीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन यानी म्यू। तो फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन है, इसको हमने प्रूव करना है। और सेकंड कंडीशन है अ सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट। आपने याद रखना है कि जो सैम्पल प्रोपोर्शन है उसको रिप्रेजेंट पी हैट से करते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर अ पॉपुलेशन दैट हैज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो कंडीशन है एग्जाम्पल 1 में, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। अभी हमने कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का जो है वो फार्मूला भी डिस्कस किया था। तो चलते हैं ज़रा इसकी प्रूफ की तरफ। देखिए ये हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस कर रहा है इन्फिनिटी को, वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने राइट की है, जो कि अभी हमने स्टडी किया था। आपको याद करवाने के लिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि हमने देखा था। ये देखें कंसिस्टेंसी का, यहाँ पे हमने जो है वो प्रूफ देखा था कि वेरिएंस थीटा हैट अप्रोचेस कर रहा है 0 को और एन अप्रोचेस कर रही है इन्फिनिटी को, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे लगाई है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। ये वाला जो वेरिएंस एक्स है ना, देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये वाली उसने कहा है कि चीज़ किसके इक्वल है, वेरिएंस एक्स सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। अपनी इजी आपसे जिस समझ आ जाए तो आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको वैसे ही समझ आती है तो आप ये नेम ना दे, वैसे ही कर ले, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है कि वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल होता है, ठीक है। आपने इसके लिमिट अप्लाई कर लेनी है, यानी ये वाली आपने चीज़ लिख रही है यहाँ पे, लिमिट वेरिएंस एक्स अप्रोचेस कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू जो कि सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है। और ये वाली लिमिट सेम आ जाएगी और वेरिएंस एक्स की जगह हम इसकी जो है फार्मूला जो हमारे पास होता है हम वो पुट कर लेंगे, ठीक है। ये भी हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया है। तो सिंपली क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन है तो एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हम एन की जगह क्या हम इन्फिनिटी राइट कर सकते हैं, क्योंकि एन अप्रोचेस कर रहा है ना इन्फिनिटी को, इसलिए हम एन की जगह इन्फिनिटी राइट कर लेंगे। तो स्टूडेंट जिस किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो उसका अंश 0 के इक्वल होता है, ये तो आई होप सबको पता होगा। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन थी जो कि हमने प्रूव कर दी है। तो आप राइट कर सकते हैं प्रूव दैट, यहाँ पे जो है अ सैम्पल मीन इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है सेकंड कंडीशन, इसको हम भी अभी प्रूव करते हैं बहुत इजी मेथड से, जैसे अभी हमने फर्स्ट कंडीशन को प्रूव किया है। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है इसमें सैम्पल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात की गई है, ठीक है। और जो पॉपुलेशन जो हमारे पास प्रोपोर्शन है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है, और यहाँ पे सैम्पल मीन की बात की गई थी। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, सेम एज ऐसे ही करना है। तो ज़रा देखते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ये स्टूडेंट्स पहले से ही राइट कर लेती हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, तो इस वजह से जो है वो पहले ही राइट कर लिया जाता है। देखें हमारे पास जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, लिमिट एन अप्रोचेस कर रहा है इन्फिनिटी को, वेरिएंस पी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन या हम कह सकते हैं प्रोपोर्शन की बात की गई है, इस वजह से पी रिप्रेजेंट किया गया है जो कि इक्वल है 0 के। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी,
पीछे हमने यहाँ पे सैम्पल मीन था, तो यहाँ पे सिर्फ x था और मैंने यहाँ पे डिफरेंट इस वजह से कलर से राइट किया है ताकि आपको इसमें से डिफरेंस पता चले। वहाँ पे जस्ट सैम्पल मीन था, हम x राइट करेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो p राइट करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो x ओवर n के इक्वल होता है। सॉरी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं सैम्पल प्रोपोर्शन को। ठीक है, सैम्पल प्रोपोर्शन हमारे पास है x ओवर n। इसको आप जो है वो अच्छे से रट्टा मार लें कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स सिंपली आपने क्या करना है, x ओवर n जो है वो वेरियंस p हमारे पास x ओवर n के इक्वल हो गया। अब अगर हमने इसके वेरियंस से कोई भी हम कह सकते हैं बाहर निकालना हो तो उसको स्क्वायर में राइट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर होता है, यहाँ पे फार्मूला भी पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे हमने वेरिएंस का फार्मूला s का स्क्वायर था, ऐसे ही है। अगर हम इसके स्क्वायर को कैंसिल करें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस वजह से कोई भी अगर हम बाहरी नंबर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेरिएंस से बाहर कुछ भी हम कोई भी नंबर बाहर निकालेंगे उसका हम स्क्वायर लेंगे। इसलिए अब हमने इसका वेरिएंस से बाहर निकाला है तो 1 ओवर n का स्क्वायर आएगा, वेरिएंस x पीछे बच जाएगा। अब ये हमारे पास जो x है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इक्वल होता है n क्यूब q के। n इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू, इसको x बना लेते हैं, n p q, क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें कहाँ से पता चला है, ये आपकी कंडीशन यहाँ पे दी गई है जो कि देखिए उसने कहा कि फॉर पॉपुलेशन डेट हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है एन पी क्यू के इक्वल। अब आप सिंपली क्या करेंगे, वेरियस एक्स की जगह पे एन पी क्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे एन इस एन से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास रह जाएगा पी क्यू ओवर एन। ये हम स्टार्ट से जो है आपने लिमिट सब के साथ अप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिमिट आएगा, सब के साथ जो है स्टेप्स के साथ लिमिट आएगा, क्योंकि लिमिट जो है वो अप्रोचेस कर रही है एन इन्फिनिटी को। ऐसा ही है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। अब हम एन की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पिछला उसको प्रूव किया था फर्स्ट कंडीशन को, वैसे ही सेम है सेकंड कंडीशन है अब बन गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे इन्फिनिटी है तो हमारे पास ये 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो आपने फिर लिख देना है प्रूफ दैट अ सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी फॉर अ पॉपुलेशन दैट हैज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास बहुत ईजी से प्रूफ थे जो कि सिंपल मेथड से मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो ये आप लोग जो है खुद ट्राई करें। अगर नहीं समझ आती तो फिर जो है मुझे लाजमी बताइएगा। इसके लिए सेपरेट वीडियोस मैं पहले भी कह रही थी कि इसको जो है हम सेपरेट वीडियोस में एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको इसकी समझ आई है और एग्जाम्पल्स की आपको जो है वो अलग वीडियो की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे ही जो लेक्चर्स हैं यहाँ से आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू जो है वो कवर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। एफिशिएंसी, इसमें उसने बताया है कि अगर हमारे पास दो अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हों θ1 और θ2, ठीक है, और अगर जो है वो θ1 लेस देन हो θ2 से तो हमारे पास जो θ1 होगा वो मोर एफिशिएंट होगा। ठीक है, यानी 1 से जो लेस देन होगा वो हमारे पास मोर एफिशिएंट होगा, यानी वेरिएंस θ1 लेस देन है वेरिएंस θ2 के। तो अब जो है उसने कहा कि रिलेटिव एफिशिएंसी देख लेते हैं दो एस्टिमेटर्स की।
तो आपको पता है कि रिलेटिव एफिशिएंसी को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम सिंपली डिवाइड करेंगे, ठीक है। रेशियो वो एग्जामाइन द रेशियो ऑफ देयर वेरिएंसेस एज वेरिएंसेस थीटा 2 ओवर वेरिएंस थीटा 1 लेस देन है 1 के, ठीक है। तो सिंपली डिवाइड किया है। थीटा 1 इज एन एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा 2। ये थीटा 1 ही क्यों एफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो क्योंकि ये लेस देन है 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। इट हैज प्रोवाइड्स अ क्राइटेरियन फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट एंड बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट था और इजी भी था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ द सैम्पल मीन एंड द सैम्पल मीडियन आर अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। हमारे पास सैम्पल मीन दिया गया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में और सैम्पल मीडियन, ठीक है। इसको ज़रा हम इजी मेथड से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएंस एक्स बार यानी सैम्पल मीन हमारे पास इसके इक्वल होता है, यानी सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल। और जो हमारे पास होता है वेरिएंस एक्स यानी मीडियन, वो हमारे पास इक्वल होता है पाई सिग्मा स्क्वायर ओवर 2n। अब हमने क्या करना है, इसकी अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी हुई तो हम इस पर एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमने पढ़ा है डिवीजन में। वेरिएंस थीटा 2 ओवर थीटा 1, लेकिन उसका अंश लेस देन 1 से आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अभी हमने पढ़ा है एफिशिएंसी का फार्मूला वेरिएंस थीटा 2 ओवर वेरिएंस थीटा 1, लेकिन इसका जो अंश आएगा वो लेस देन होगा 1 से। तो वो हम फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए ज़रा, हमारे पास सबसे पहले आपने लिखनी है, ये हमारे पास है मीडियन, ठीक है। ये देखें मीडियन यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में, सॉरी, सैम्पल मीडियम्स का है और ये सैम्पल मीन का है। तो आपने थीटा 2 इसे ले लेना है और थीटा 1 हमारे पास ये है। तो लिखेंगे पाई सिग्मा स्क्वायर ओवर 2n, ठीक है। आपने इसको जो है वो डिवाइड कर देना है सिग्मा स्क्वायर ओवर n से, क्योंकि ये हमारे पास सैम्पल मीन का है फार्मूला, सिग्मा स्क्वायर ओवर n। इसको ज़रा हम थोड़ा इस तरह कर लेते हैं आपके समझने में आसानी से। अब स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पाई सिग्मा स्क्वायर ओवर 2n मल्टीप्लाई, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे तो हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n को n ओवर सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये उलट जाएगा। तो ये तो हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं प्रॉपर्टी को। अब सिग्मा स्क्वायर और ये वाला सिग्मा स्क्वायर, अब सिंपल प्रोसीजर है, यानी पक्की पकाई खीर है, अब जस्ट आपने उठा के खानी है। ये सिग्मा स्क्वायर इस सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये n है, ये 2n है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास पाई ओवर 2 रह गया, ऐसा ही है, पाई ओवर 2। अब आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू स्टार्ट से पढ़ते आए हैं 3.14 होती है, ऐसा ही है। पाई की वैल्यू 3.14 है। जैसे आप 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, आपके पास ये 1.57 आ जाएगा, ठीक है। 1.57 जो कि 1 से ग्रेटर देन है। यहाँ देखिए ज़रा आप, 1.57 1 से greater than है। Hence the sample mean is more efficient than the sample median as an estimator of mu. The sample mean may therefore be preferred as an estimator. तो ये सिंपल सी बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एफिशिएंसी के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। Let x1, x2, x3 and x4 be a random sample of size n हमारे पास इक्वल है 4 के from a normal distribution mu and variance। वेरिएंस को आपको पता है कि हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। A statistician wishes to estimate the mean by using the either of the following estimators of the mean mu। T1 हमारे पास दिया गया है, ये सैम्पल मीन है, और ये हमारे पास T2 है, ठीक है, और ये वेटेज मीन है, ठीक है। आपने विच एस्टिमेटर शुड बी प्रेफर्ड, सबसे पहले आपने इसमें जो है T1 और T2 इनमें जो है अनबाइस्डनेस चेक करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये अनबाइस्ड है,
या आपके पास बाइस्ड एस्टिमेटर है। तो चेक करने के लिए हम एक्सपेक्टेड, आपको याद है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लेंगे जो कि हमारे पास म्यू के इक्वल होती है। टू आंसर दिस क्वेश्चन correctly we need to compare the expected values and variances of these statistics. Let us first if two estimators are unbiased. ठीक है, अगर आपको वैसे ही श्योर कोई क्वेश्चन आ जाता है, दो एस्टिमेटर्स दिए गए हों और वो कहें कि आपने इनका चेक करना है कि ये बाइस्ड है या अनबाइस्ड है, तो आपने जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को लेना है और मैं अभी आपको वो प्रोसीजर बताती हूँ, तो सेम ऐसे ही आपने उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास T1 है, इसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं। T1 हमें दिया गया है, गिवन है x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4। ठीक है, देखें ज़रा यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है सैम्पल मीन, इसका हमने अनबाइस्डनेस चेक करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 1/4 बाहर आ गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम एज वैसे ही आ जाएगा। अब ई जो है सबके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 ex1 e प्लस ex2 प्लस ex3 प्लस ex4। देखें हमारे पास ये आपने याद रखना है, एक फार्मूला है जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। म्यू हमारे पास इक्वल होता है ex के, ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके इक्वल है। अब देखिए अगर हमारे पास सपोज किया ex जो है हमारे पास 5 है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये म्यू हमारे पास 5 आ गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इन्होंने सेम एज किया गया है, ex1 की जगह म्यू, ये ex2 की जगह, इस सब की जगह उन्होंने म्यू राइट कर दिया। 1/4 सेम एज वैसे ही आ जाएगा, 4 म्यू ओवर 4, 4 से कैंसिल और पीछे हमारे पास म्यू बच जाता है। ये तो हमने अनबाइस्डनेस चेक कर ली है एस्टिमेटर की, क्योंकि ये हमारे पास म्यू में आ गया है, तो हम कहेंगे कि सैम्पल मीन जो T1 है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। अब हमने अगेन सेकंड T2 को चेक करना है कि ये भी हमारे पास अनबाइस्डनेस है या नहीं है। ठीक है, सेम एज ऐसे ही आपने लेना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू उनकी लेनी है और यहाँ पे T2 की वैल्यूज़ राइट कर देनी है जो कि ऊपर आपको गिवन है, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 ओवर 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वैल्यू पुट कर दी है, प्लस 1/7 यानी 7 बाहर आ गया है और ई सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, अब ex1 मैंने आपको बताया है अभी, वो म्यू के इक्वल है। 2ex2 है तो वो 2 म्यू आ जाएगा। इसी तरह 3ex3 है, 3 म्यू आ जाएगा, प्लस ex4 वो म्यू आके इक्वल है। 1/7 सेम एज वैसे ही बाहर निकाल लिया है, तो हमारे पास ये आप देखें 2 म्यू प्लस म्यू 3 3 6 और 7, तो 7 म्यू ओवर 7, ये वाला 7 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब 7 से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास म्यू बच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इनकी अनबाइस्डनेस चेक की है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये, हमने इनका अनबाइस्ड एस्टिमेटर तो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। देखें हमने अभी यहाँ पे बात भी की थी कि वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अनबाइस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, टू कंपेयर द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब हमने जो है वेरिएंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में T2 द weighted mean of the observation is also an unbiased estimator of mu, thus we see the both means and unbiased estimator of mu. Next we find the variances of these estimators. वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली आपने वहाँ पे एक्सपेक्टेड ex लगाया था, यहाँ पे आप वेरिएंस लगाएंगे। ठीक है, वेरिएंस T1 है इज इक्वल टू वेरिएंस T1 की वैल्यू हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4। और मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया था पहले भी कि जब भी हम कोई भी वैल्यू या नंबर वेरिएंस से बाहर निकालते हैं तो उसका स्केयर लेते हैं। तो 1/4 जब हमने बाहर निकाला, 4 का स्केयर 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास 1/16 आ जाएगा और वेरिएंस इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x3 प्लस वेरिएंस x4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लिकेशन की है। और याद रखना है कि हमारे पास जो वेरिएंस x होता है, यही बता देती हूँ मैं आपको, वेरिएंस जो x है ये सिग्मा स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। तो फिर अब हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे वेरिएंस x की जगह पे सिग्मा स्केयर। ठीक है, 1/16 आ गया, सेम एज
बाकी वेरियंस एक्स की जगह पर आपने सिग्मा स्क्वायर पुट कर देना है, ठीक है। अब 4/16 सिग्मा स्क्वायर, 4 कैसे आया, 4 सिग्मा स्क्वायर देखिए 4 है ना, इस वजह से 4 सिग्मा स्क्वायर 16 ये सारे सम किए हैं, और जब ये डिवाइड करेंगे तो 1/4 सिग्मा स्क्वायर आ गया। ये तो हमने T1 के वेरियंसेस फाइंड आउट किए थे इन एस्टिमेटर्स के। अब हम वेरियंस T2 के फाइंड आउट करेंगे। वेरियंस आ जाएगा T2 हमारे पास है x1 + 2x2 + 3x3 + x4/7। इनके वेरियंस फाइंड आउट करने के लिए आप लोग सबसे पहले तो 1/49, क्योंकि 7 का स्क्वायर बाहर जाकर होगा तो 1/49 आ जाएगा। कोई भी नंबर वेरियंस से बाहर निकालेंगे उसका स्क्वायर होगा। ये हमारे पास x1 है तो इसलिए हम वेरियंस x1 लिखेंगे। 2x2 है, वेरियंस 2x2 आ जाएगा, क्योंकि वेरियंस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3x3 है तो 3x3 आ जाएगा। इसी तरह वेरियंस x4। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1/49 सेम ऐसा आ जाएगा। वेरियंस x1 मैंने बताया है कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 2x2 है तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा 2 सिग्मा, ठीक है। सॉरी 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे 4 सिग्मा आ जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला सेम एज वैसे ही। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको आपने याद रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोई भी वैल्यू जो वेरियंस से बाहर निकालेंगे उसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस 9 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो 15 सिग्मा स्क्वायर बन जाता है ओवर 49। अब जो है सिंपली हमारे पास उसने कहा है कि अब हमने इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला है वेरियंस θ2 ओवर वेरियंस θ1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे T2 ओवर T1 होगा। T2 हमारे पास देखा होगा वेटेजेस है, और T1 हमारे पास है सैम्पल मीन। T2 हमारे पास 15/49 सिग्मा स्क्वायर ओवर T1 1/4 सिग्मा स्क्वायर हमने अभी निकाला है। देखें 1/4 सिग्मा स्क्वायर हमारे पास ये T1 का है, लेकिन जो T2 है इसका हमारे पास 15/49 है, सिग्मा स्क्वायर है। सिंपली डिवाइड करेंगे और सिग्मा स्क्वायर सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा। 60/49 जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। अब 1.4 जो है वो ग्रेटर देन है 1 का, इसलिए जो है ये शो कर रहा है कि वेरियंस T1 लेस देन है वेरियंस T2 के, क्योंकि जो 1 से लेस देन होगा वो मोर एफिशिएंट होगा, यानी T1 हमारे पास मोर एफिशिएंट हुआ है और T1 हमारे पास सैम्पल मीन है, ठीक है। तो इसलिए जो है T1 इज इक्वल टू, यानी जो हमारे पास सैम्पल मीन है बेस्ट एस्टिमेटर है म्यू का, T2 यानी वेटेज मीन के मुकाबले में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।